हेलो स्टूडेंट। तो कक्षा 10 की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लिए थे। यह है चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताना है जो कक्ष यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु तो होती है पारा और अधातु होती है ब्रोमीन। तो ये जो होती है ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसे कहते हैं? तो यदि कोई धातु पारद है, पारद यानी कि पारा है, तो इसके मिश्र धातु को क्या बोला जाता है? अमलगम कहते हैं। किसको? पारद की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 अब शुरुआत करते हैं। तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, जिनमें धात्विक चमक होती है। देखिए धातुओं में क्या होती है? धात्विक चमक। ये प्रायः तन्य, आघात वर्धनीय, विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। दृढ़ और अधिक इनका घनत्व होता है, डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी इसके क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धातुओं के रासायनिक गुणों को लिखिए। तो धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। देखिए इस प्रकार से आते हैं कि 2 गुण लिखिए, तो हम भी इतना ही देखेंगे। देखिए धातुओं का पहला गुण, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन। तो ऑक्साइड तो होते हैं क्षारीय। गैस कौन सी देते हैं? तो हाइड्रोजन गैस। किससे अभिक्रिया करके देते हैं? अम्लों से, और प्रतिस्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अधातु के 2 गुणधर्मों को लिखें। तो 2 गुणधर्म लिखने, अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है और अधातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। तो इसके बाद देखते हैं कि सोनोरस क्या होता है, इसका एक प्रश्न है, वो देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है? तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियता श्रेणी, जो सक्रियता श्रेणी है हमारे पास, उसमें सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफी कम अभिक्रियाशील होती है, ऐसी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है। 5वां प्रश्न है, धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य है? धातुओं का परिष्करण से आप क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? तो अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। देखिए जो धरती से प्राप्त हम निकालते हैं वो धातुएं क्या नहीं होती है? शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होते हैं। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है। इन अपद्रव्यों को अगर हटा देंगे तो शुद्ध धातु मिल जाएगी। अतः अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो कौन होती है? अभी देखेंगे। अगला है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक और ऊष्मा का कुचालक। इन धातुओं के नाम बताएं। तो पहला देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन होती है? पारा। कौन होती है? पारा धातु। दूसरी, चाकू से किसे काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। तीसरी, ऊष्मा की सबसे चालक कौन है? सोना। और सोना और चांदी। इसके बाद ऊष्मा का कुचालक, तो कुचालक लेड और मरकरी। कौन कौन सी होती है? लेड और मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण बताने। तो किसी धातु में अन्य धातु या अधातु के एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती है। तांबे के 2 मिश्र धातु, देखिए या तो धातु मिला दो या अधातु मिला दो, इसके द्वारा जो धातु प्राप्त की जाती है वही क्या कहलाती है? मिश्र धातु। अब तांबे की 2 मिश्र धातु होती है, एक तो पीतल और एक कांसा। तो पीतल में 80% कॉपर और कांसा में 90% कॉपर यानी कि तांबा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो देखिए धातुओं के कारण देखते हैं। देखिए सीधा सा कारण है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से होती है। तो धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। धातुओं को चालकता, देखिए धातुओं की चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। जैसा मैंने बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो धातुएं विद्युत की क्या होगी? चालक होगी। यही कारण, ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो संयोजकता देखिए, किसी भी तत्व का संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। जो बिल्कुल बाह्यतम कोश जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता। मान लीजिए कि सोडियम है,
इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, प्रथम कोश में 2 भराएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में, अब 2 और 8 10 तो हो गए, अब कितना बचा 1, तो बाहरी कोश में कितना बचा 1, तो बाहरी कोश में 1 है, इस वजह से इसकी संयोजकता भी कितनी है 1। क्वेश्चन नंबर 10 बट देखते हैं, आघातवर्धनीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो कुछ धातुओं को पीटकर उनके चद्दर बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म को आघातवर्धीयता कहते हैं, और धातु आघातवर्धी धातु कहलाती है। और किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं, तार के रूप में बनाई जा सकती है उसे, और इस गुणधर्म को क्या कहते हैं तन्यता कहते हैं, और तथा धातु तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने किलोमीटर, देखिए 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण से आप क्या समझते हैं। तो जब धातु सतह, जल, वायु अथवा आसपास अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो उसे धातु का संचारित होना कहते हैं, तथा इस परिघटना को संचारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक संचारित नहीं होती है, इनका संचारण बहुत कम होता है। एल्यूमिनियम जैसी धातुएं संचारित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर संचारित नहीं होने वाली धातुएं पूछे तो सोना और चांदी। 12 संचारण से बचने की 3 विधियों के नाम लिखने हैं। तो संचारण रोकने की 3 विधियां देखें तो यशद लेपन कर दें, उसकी बाहरी सतह पर विद्युत लेपन कर दें, और एनोडीकरण यानी कि जिंक सल्फाइड की क्या चढ़ा दें, उसके ऊपर परत चढ़ा दें, तो एनोडीकरण ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक धातु और एक अधातु का नाम लिखिए जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। तो सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही क्या हो जाती है जल उठती है, तो एक तो कौन है सोडियम। और श्वेत फास्फोरस अधातु है, इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है, ये वायु के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है जल जाती है। एक धातु पूछी थी, एक अधातु, धातु तो है सोडियम और अधातु है श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14 जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्यों। देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, तो यही देखिए इसका उत्तर, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है जल में, एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड या तो N2O, NO और NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीज ही एक ऐसा धातु है जो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एनोड पंख क्या है। तो विद्युत शोधन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु केटायन के रूप में घोल में जाने लगती है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। घुलनशील अशुद्धियां घोल में चली जाती है और अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है, इन्हें एनोड पंख कहा जाता है। देखिए अगर एनोड पंख अगर पूछे ना तो इसका आंसर इतना सही है कि अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है, और वो जो अघुलनशील अशुद्धियां होती है वही कहलाती है एनोड पंख कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न पदों की परिभाषा देनी है। सबसे पहले खनिज, तो खनिज की परिभाषा अयस्क, गैंग, निस्तापन और भर्जन। तो खनिज की देखते हैं, भूपर्पटी यानी कि भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं खनिज कहते हैं, और ये प्रायः कहां से निकाले जाते हैं खानों से खोद के निकाले जाते हैं इन्हें। नेक्स्ट इसके बाद अयस्क देखते हैं। अयस्क वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, इससे धातु का उत्पादन सरलता और कम खर्च में होता है। देखिए क्या वैसे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में। अगला देखिए तीसरा है गैंग, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है, और यही अशुद्धियां जो होती है ये क्या कहलाती है गैंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, बस इसका इतना ही आंसर है। चौथा देखते हैं निस्तापन, अयस्क को उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जिससे उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और ऑक्सी लवण ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, क्या कहलाता है निस्तापन कहलाता है। और एक है भर्जन, अयस्क को वायु में अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है भर्जन। देखिए निस्तापन और भर्जन दोनों एक ही हैं। उसमें तो देखिए उसमें भी यही हो रहा है, अयस्क और उसके द्रवणांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जिससे उड़नशील अशुद्धियां क्या हो जाती है बाहर हो जाती है, और इसमें केवल तीव्रता से उसको गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है तो भर्जन, और उड़नशील अशुद्धियां अगर बाहर उड़ जाए तो ये क्या कहलाता है निस्तापन।
आगे बढ़ते हैं। आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो कुछ धातुओं को पीटकर चद्दर बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम के चद्दर, लोहे के चद्दर बनाए जाते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि पोटेशियम और सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो वायु के जैसे ही संपर्क में आती है तो जल उठती है। इसी वजह से इनको किसमें डुबोकर रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? देखिए, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में होता है आयनिक यौगिक? ठोस अवस्था में। इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, मतलब इनके जो अंदर इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं ये मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, मजबूती से बंधे हैं तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक काफी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? उदाहरण दे। वैसे ऑक्साइड जो द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण मौजूद हो। अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण मौजूद होंगे तो कौन से कहलाएंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैरेट सोने का क्या अर्थ है? तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नर्म होता है। देखिए, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट होता है। यह काफी नर्म होता है, इससे आभूषण बनाना क्या होता है? कठिन, क्योंकि नरम होता है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका सीधा उत्तर है सोना एवं कोमल सुनहरे रंग की कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। और सोने की शुद्धता को किसमें मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में कम कीमती धातु तांबा या चांदी थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23, ध्वनिक या सोनोरस। देखिए, सोनोरस पहले भी आया था अपने पास, अब सोनोरस को समझते हैं। ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका उदाहरण है। देखिए, सीधा इसका अगर समझे तो स्कूल की जब घंटी के ऊपर किसी धातु से प्रहार किया जाता है तो उसमें से आवाज आती है और वही आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि, और उसे ही बोला जाता है सोनोरस। 14, एक्वारीजिया से आप क्या समझते हैं? इसका क्या उपयोग है? तो एक्वारीजिया, तो देखिए 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl 3 भाग तो होता है HCl और 1 भाग होता है HNO3। 3 भाग होता है HCl, 1 भाग HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी क्या कर सकता है? गला सकता है। जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की क्षमता, अगर अलग अलग इनको काम मिले तो एक की भी क्षमता नहीं होती, और दोनों को अगर 3 और 1 के अनुपात में अगर ले लेंगे तो ये सोने को भी क्या कर देगा? गला देगा। थर्मीट अभिक्रिया क्या है? तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया काफी तीव्र होती है और काफी ऊष्मा निकलती है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मीट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य? तो पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, इनको हटाना अयस्कों का क्या कहलाता है? समृद्धिकरण कहा जाता है। 27, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताने। तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं क्या करो? या तो पेंट कर दो उनकी सतह पे, या उनकी ऊपरी सतह पर तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, यशद लेपन के द्वारा, क्रोमियम लेपन के द्वारा, एनोडीकरण के द्वारा। देखिए, एनोडीकरण में क्या करते हैं? जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा देते हैं ऊपर, या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय करते हैं। इससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है और लोहे की वस्तुएं बर्बाद होने से क्या हो जाती है? बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों? तो कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह में भूरे रंग की चमक धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। भूरे रंग की जो चमक है वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कौन सी चढ़ जाएगी? हरे रंग की। और यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है? कॉपर कार्बोनेट। ये हरा पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे 28 प्रश्न, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे और नोट्स नहीं देखे तो अब तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है,
तो आप उनको एक बार रीड जरूर कर लें, उसके बाद प्रश्नों की सीरीज को अटेंड करें। इसके बाद नेक्स्ट वाले चैप्टर को हम लेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।